वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर एनएमटी कैट कोर्स दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाउ सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझने में मज़ीद आसानी हो। नाउ एटम का कॉन्सेप्ट आया था इन वेरी ओल्ड एजेस, जहाँ पे डेमोक्रिटस नाम के एक फ़िलोसोफर ने ये आइडिया दिया कि हमारे पास एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। नाउ डेमोक्रिटस का ये कॉन्सेप्ट हमारे पास राउंड अबाउट 2000 ईयर्स तक चलता रहा, जब तक हमारे पास साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई थी कि वो हमारे पास एटम के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी जा सके। लेकिन जैसे जैसे साइंस की एडवांसमेंट हुई तो हमारे पास एटम के अंदर से फर्दर पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, लाइक प्रोटॉन्स, लाइक न्यूट्रॉन्स, और इस तरह के 100 से ज़्यादा और पार्टिकल्स थे जो एटम के अंदर से डिस्कवर हुए। तो जब एटम के अंदर से मज़ीद पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो डेमोक्रिटस का ये कॉन्सेप्ट कि एटम इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। नाउ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज पार्टिकल्स, साइंटिस्ट्स के लिए नेक्स्ट चैलेंज ये था कि हमारे पास ये 3 पार्टिकल्स जो कि मेजर या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये एटम के अंदर किस जगह पर पाए जाते हैं और इनकी क्या अरेंजमेंट है एटम के अंदर। तो ये पार्टिकल्स तो डिस्कवर हो गए, लेकिन साइंटिस्ट के लिए जो नया चैलेंज आया वो आया कि एक ऐसा एटॉमिक मॉडल डिफ़ाइन किया जाए जो हमारे पास एटम की प्रॉपर्टीज़ को और एटम के अंदर जो ये पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं इनकी अरेंजमेंट को शो कर सके। तो हमारे पास सेवरल डिफरेंट किस्म के मॉडल्स आए, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मॉडल्स थे वो थे रदरफोर्ड्स मॉडल एंड बोहर्स मॉडल। नाउ इन 2 मॉडल्स के अंदर एटम के ऊपर काफ़ी वर्क हुआ और एक विजिबल पिक्चर एटम के बारे में हमें सामने आई, लेकिन ड्यू टू सर्टेन डिफेक्ट्स ये 2 मॉडल्स भी टाइम के साथ फेल हो गए। तो इन मॉडल्स के फेलियर के बाद जब साइंस मज़ीद एडवांस हुई और हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स या क्वांटम मैकेनिक्स आई, तो हमारे पास उसके मुताबिक एक नया मॉडल इलेक्ट्रॉन या एटम के लिए डिस्क्राइब किया गया, जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल। नाउ इस चैप्टर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। देन हम ये देखेंगे कि रदरफोर्ड ने कैसे इन तीनों पार्टिकल्स को अरेंज करके एक एटॉमिक मॉडल हमें शो किया और वो क्यों फेल हुआ। देन हम ये देखेंगे कि बोहर्स का मॉडल कैसा था और हमारे पास बोहर्स का मॉडल क्यों फेल हुआ। एंड लास्टली हम ये देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है और ये एटम के अंदर किस तरह पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को और कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स को डिस्क्राइब करता है। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई बेसिकली एक ट्यूब के अंदर, जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। नाउ डिस्चार्ज ट्यूब्स 1850s में बहुत कॉमन हो गई थी, साइंटिस्ट इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे थे, फिजिसिस्ट स्पेशली। नाउ डिस्चार्ज ट्यूब की बिल्ड ऐसी है कि हमारे पास ये बेसिकली एक ग्लास की ट्यूब है। ये ग्लास का मटेरियल कोई भी हो सकता है, वी कैन यूज़ यूरेनियम ग्लास, वी कैन यूज़ सिलिका ग्लास और एनी अदर टाइप ऑफ ग्लास। नाउ ग्लास जो है ये ट्यूब हमारे पास कनेक्टेड है विद अ पंप कॉल्ड वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम है कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है उसको चेंज करे। प्रेशर एडजस्टमेंट के लिए वैक्यूम पंप अटैच्ड है। नाउ थर्डली, इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों तरफ। नाउ एक इलेक्ट्रोड एक्सटर्नली कनेक्टेड है विद नेगेटिव सोर्स ऑफ बैटरी और दूसरा इलेक्ट्रोड एक्सटर्नली कनेक्टेड है विद पॉजिटिव सोर्स ऑफ बैटरी। तो जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव सोर्स ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है इट इज़ कॉल्ड कैथोड, और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है इट इज़ कॉल्ड एनोड। नाउ हमारे पास ये जो बैटरी है ये बहुत ही हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज है। इट्स वोल्टेज रेंजेस फ्रॉम 5 to
15 और 20,000 वोल्ट्स। इसके अलावा डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस को रिलीज़ किया जाता है। दिस गैस कैन बी एनी गैस फ्रॉम हाइड्रोजन टू हीलियम टू नियॉन टू आर्गॉन और एनी अदर गैस। इस गैस को हम कहते हैं वर्किंग गैस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। सो ये बेसिकली हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब की बिल्ड है। नाउ इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनके रिज़ल्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। सो नाउ लेट्स डिस्कस दोज एक्सपेरिमेंट्स वन बाय वन। नाउ साइंटिस्ट ने ये देखा कि हमारे पास जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को लो किया जाता है और हाई वोल्टेज यानी 5000 से 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो हमारे पास इस पूरी ट्यूब के अंदर एक यूनिफॉर्म ग्लो नज़र आता है। जैसे अगर हम ट्यूब लाइट ऑन करते हैं तो हमें ट्यूब लाइट के अंदर एक यूनिफॉर्म ग्लो नज़र आता है। नाउ साइंटिस्ट ने जब प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया यानी 0.01 टॉरिसेली प्रेशर अप्लाई किया और सेम वोल्टेज रखा तो साइंटिस्ट को ये नज़र आया कि हमारे पास ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर से यूनिफॉर्म ग्लो ख़त्म हो गया है और उसकी जगह हमें लाइंस या रेज़ नज़र आईं जो कैथोड की सरफेस से निकल रही थी और ट्रैवल कर रही थी टूवर्ड्स एनोड। एनोड के थ्रू ये पास करके ये पीछे ग्लास ट्यूब के साथ स्ट्राइक कर जाती थी। तो इन रेज़ को नाम दिया गया कैथोड रेज़। नाउ इन कैथोड रेज़ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। सो नाउ लेट्स सी एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज़ के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रखा। This object was a cross tube called Maltesian cross tube. जब साइंटिस्ट ने कैथोड रेज़ के रास्ते में ये क्रॉस ट्यूब रखी तो हमारे पास ग्लास के कॉर्नर पे हमें इस क्रॉस ट्यूब का शैडो नज़र आया। तो कैथोड रेज़ के ऊपर जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ वो ये था कि इनके रास्ते में जब एक ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ पे हमारे पास ग्लास के एंड पे हमें इस ऑब्जेक्ट का शैडो नज़र आया। सो cathode rays cast shadow of object placed in their path. Now the important thing is कि इस experiment का मतलब क्या हुआ। So for example अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ किसी चीज़ के सामने और पीछे ऑब्जेक्ट का शैडो बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रेज़ इस ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो रही हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। तो जब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं तो वो रेज़ जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के सामने आती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, इसलिए उसकी ब्लॉकेज की वजह से हमें यहाँ पे डार्कनेस या शैडो नज़र आता है और बाकी सारी जगहों पे लाइट पास हो जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हुआ कि दीज रेज़ ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। So this is the first experiment on cathode rays. Now जो सेकंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया कैथोड रेज़ पर वो ये था कि हमारे पास एक मूविंग पिन व्हील को रखा गया, यानी एक मूविंग ऑब्जेक्ट या पिन व्हील को रखा गया इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज़। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब कैथोड रेज़ के रास्ते में पिन व्हील रखा जाता है तो हमारे पास ये पिन व्हील क्या करता है, रोटेट करता है। नाउ दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। तो व्हाट डू कैथोड रेज़ डू, दे रोटेट पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रे है और उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो रेज़ की ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट को मूव कर सकें। नाउ एक ऑब्जेक्ट सिर्फ तब मूव करेगा जब उसको किसी भी चीज़ से मोमेंटम ट्रांसफ़र हो। तो जब आपके पास कैथोड रेज़ ने पिन व्हील को मूव किया, इसका मतलब है कि कैथोड रेज़ ने इस पिन व्हील को मोमेंटम ट्रांसफ़र किया है। और मोमेंटम ट्रांसफ़र करना रेज़ की नहीं बल्कि ऐसी चीज़ की प्रॉपर्टी है जिसका मास हो,
और मैस होता है पार्टिकल्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कैथोड रेज में पार्टिकल्स मौजूद हैं जो जब आते हैं और पिन व्हील के साथ स्ट्राइक करते हैं तो इसको मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं और पिन व्हील मूव करता है। सो इस एक्सपेरिमेंट का ये मतलब हुआ कि ये जो रेज हैं दे आर बेसिकली पार्टिकल्स। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। नाउ अब साइंटिस्ट को पता चला कि कैथोड रेज के अंदर पार्टिकल्स हैं। देन उन्होंने नेक्स्ट 2 इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया 1895 में जीन पेरेन नाम के साइंटिस्ट ने। नाउ जीन पेरेन ने क्या किया कि हमारे पास ट्यूब से बाहर कैथोड रेज के रास्ते में दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। जब उसने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो उसने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इन रेज को बेंड कर देती है। सो थर्ड एक्सपेरिमेंट का ये रिज़ल्ट निकला कि दीज रेज आर बेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो मैग्नेटिक फील्ड किसी न्यूट्रल पार्टिकल के पाथ को कभी भी बेंड नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल के पाथ को बेंड करेगी जिसके ऊपर चार्ज होगा। सो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये निकला कि ये जो हमारे पास रेज हैं या पार्टिकल्स हैं दे आर चार्ज्ड। Now fourth and the most important experiment conducted in 1897 by J.J. थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बेसिकली J.J. थॉमसन को एस्क्राइब की जाती है। J.J. थॉमसन ने क्या किया कि कैथोड रेज के रास्ते में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी। तो इसको ये नज़र आया कि कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की डायरेक्शन में बेंड कर जाती हैं। So the cathode rays are bent towards positive plate. So इस एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब हुआ? इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हुआ कि they are negatively charged. So ये 4 मेजर एक्सपेरिमेंट्स थे जिसके रिज़ल्ट में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। सो अभी अगर हम इन चारों एक्सपेरिमेंट्स को सम अप करें तो हमने क्या डिस्कवर किए हैं? We have discovered particles through pinwheel experiment. Now these particles are charged because they are deflected by magnetic field. Now they carry negative charge because they bend towards positive plate and they travel in straight line as depicted by shadow experiment. सो यूँ हमने पार्टिकल्स डिस्कवर किए जो नेगेटिवली चार्ज थे और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते थे। नाउ इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नाम पहले ही दिया जा चुका था क्योंकि साइंटिस्ट्स न्यू कि हमारे पास एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है, तो इसको नाम दिया गया 1874 में बाय द साइंटिस्ट स्टोनी। सो यूँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। नाउ इसको हम आगे चल के मज़ीद देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम कैथोड रेज की और कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की ही प्रॉपर्टीज़ हैं और हमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिली। सो another property of cathode rays is कि they produce X-rays when they strike heavy metal anode. Now इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब कैथोड रेज की सरफेस से कैथोड की सरफेस से कैथोड रेज निकलती हैं और इनके रास्ते में एक हैवी मेटल का हम एनोड रखते हैं, तो जब ये कैथोड रेज इस हैवी मेटल को स्ट्राइक करेंगी तो हैवी मेटल के अंदर से हमारे पास एक्स रेज रिलीज़ होंगी। नाउ ऐसा क्यों होता है, इसको हम इस चैप्टर के आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। देन अनदर प्रॉपर्टी इज़ कि ये रेज फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं। फ्लोरिसेंस कहते हैं चमक को। तो ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं व्हेन दे स्ट्राइक ग्लास ट्यूब। सो
जब कैथोड रेज़ कैथोड की सरफेस से निकल के आती हैं और एनोड के थ्रू पास होके ये ग्लास ट्यूब के साथ स्ट्राइक करती हैं, तो ग्लास ट्यूब में हमें चमक या फ्लोरेसेंस नज़र आती है। नाउ स्पेसिफ़िकली जब साइंटिस्ट ने यूरेनियम ग्लास यूज़ किया, तो यूरेनियम ग्लास यूज़ करने के रिज़ल्ट में जो हमें फ्लोरेसेंस नज़र आई वो थी ग्रीन। नाउ इसके अलावा कुछ मटेरियल्स भी अगर कैथोड रेज़ के रास्ते में रखे जाएं तो वो हमारे पास फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनके रास्ते में हम एलुमिना रखें तो एलुमिना जो है वो रेड ग्लो देता है, और अगर हम इनके रास्ते में टिन स्टोन रखते हैं तो टिन स्टोन हमें येलो फ्लोरेसेंस देता है। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि दे प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन मैटर। इसका मतलब ये है कि हम इनके रास्ते में कोई मैटर रखते हैं तो हमारे पास वो मैटर क्या होगा, हीट अप हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इतनी स्पीड में आते हैं और इतनी एनर्जी लेके आते हैं कि इनके रास्ते में हम कोई भी मैटर रखें तो ये उस मैटर को हीट अप कर देंगी। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि दे हैव रिड्यूसिंग अफेक्ट। रिड्यूसिंग अफेक्ट का क्या मतलब है? Now we know that cathode rays are basically electrons. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाके किसी भी सब्सटेंस पे स्ट्राइक करेंगे तो ये सब्सटेंस इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब या एक्सेप्ट होते हैं तो हमारे पास रिडक्शन कॉज होती है। देयरफॉर कैथोड रेज हैव अ रिड्यूसिंग अफेक्ट। नाउ इस रिड्यूसिंग अफेक्ट की वजह से ये सब्सटेंसेस में केमिकल चेंज भी कॉज करती हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज इज दे हैव एबिलिटी टू पास थ्रू थिन मेटल फॉइल्स। तो अगर हम इनके रास्ते में थिन फॉइल रखते हैं लाइक एल्यूमिनियम की या गोल्ड की, तो हमारे पास ये उसके अंदर से पेनिट्रेट कर जाएंगी। Then the next property is that they can ionize gases. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास कैथोड रेज बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में कोई गैस के मॉलिक्यूल्स लेके आते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ कैथोड रेज के कैथोड रेज के फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये जब फास्ट स्पीड में गैस के मॉलिक्यूल के पास आते हैं तो ये गैस के इलेक्ट्रॉन्स को गैस के अंदर से नॉक आउट करके बाहर निकाल देते हैं। तो जब गैस के अपने इलेक्ट्रॉन्स नॉक आउट हो जाते हैं तो गैस कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव आयन में। नाउ द फाइनल एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ कि इनकी जो चार्ज टू मास रेशो है, देयर EM वैल्यू इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। जब कभी कहीं भी कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी तो EM वैल्यू विल बी सेम इन एवरी केस, और ये है कितनी, इट इज़ 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg। अब EM वैल्यू का क्या मतलब है? EM वैल्यू का मतलब है कि अगर हमारे पास एक सर्टेन मैस ऑफ कैथोड रेज हैं तो उनके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 1 kg ऑफ कैथोड रेज हैं तो उन पे टोटल चार्ज होगा 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स। अगर हम 500 ग्राम्स इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें तो हम इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 kg इज़ 1000 ग्राम, तो 500 ग्राम्स में इसका आधे जितना चार्ज होगा। सिमिलरली 2 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स पे इसके डबल जितना चार्ज होगा। नाउ कैथोड रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसका चार्ज और मैस क्या है, फिक्स्ड है। तो जब इसका चार्ज और मैस फिक्स्ड है तो जब कभी कैथोड रेज कहीं से भी प्रोड्यूस होंगी तो दे विल बी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंस इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और मैस फिक्स्ड है तो कैथोड रेज की EM वैल्यू विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। नाउ कमिंग बैक टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट बातें पता चली कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है,
नेगेटिवली चार्ज्ड है एंड इट इज़ बेसिकली अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। नाउ साइंटिस्ट के लिए नेक्स्ट चैलेंज ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, और अगर ये पार्टिकल है तो इसका मास कितना है। तो चार्ज तो साइंटिस्ट ने इजीली डिटरमिन कर लिया। चार्ज डिटरमिन किया गया बाय यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड मोलिकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नाउ मोलिकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज डिस्कवर हुआ दैट वाज 1.6022 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्स। और अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो मास डिटरमिन करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि ये बहुत ही लाइट पार्टिकल है। तो साइंटिस्ट को EM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पता थी। EM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने फिज़िक्स की इक्वेशन से कैलकुलेट की विच वाज 1.7588 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 कूलम्स पर kg। अब साइंटिस्ट को EM वैल्यू भी पता थी और चार्ज भी पता था। तो मास कैसे कैलकुलेट किया गया, EM वैल्यू इज़ मास बाय चार्ज। तो उनको पता था कि मास बाय चार्ज कितना है और चार्ज भी पता था। तो इस इक्वेशन में अगर हम चार्ज को पुट इन करें 1.6022 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्स डिवाइडेड बाय मास इज़ इक्वल टू 1.7588 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 कूलम्स पर kg। नाउ अगर हम मास को इस साइड ले आएँ और इस वैल्यू को हम नीचे ले आएँ तो इस डिवीजन से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास भी डिटरमिन हो गया दैट वाज 9.1095 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg। तो यूँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास और EM वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। सो यूँ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कंप्लीट हो गई। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।